सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, मेरा आवाज पूरी तरह से बैठ गया है। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तब जाकर के इतना साउंड आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, जितना हो सकता है उतना जोर से बोलूंगा। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है तो कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कारण। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको पता है। बार बार बात बता करके समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं आप लोगों का। और हाँ, कल का वीडियो शाम को अपलोड हो गया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूट न जाए। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो। तो याद रखना, लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिव अलायंस पार्टी। अच्छा, अभी तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन थे? एंटोनियो कोस्टा थे। उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस कारण से। तो अब याद रखेंगे कि पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? लुइस मोंटेनेग्रो बन गए। मैं पहले आपको मैप में दिखा दूं पुर्तगाल। ये रहा मैप में पोर्तुगल। कैपिटल इसकी लिस्बन होती है, करेंसी है यूरो। आपको पता है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले वो यही थे, पुर्तगाली। चलो फिर आ जाओ हमेशा की तरह। अभी 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर के, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी जैसे लेटेस्ट आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम है साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद मुस्तफा नाम है। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियोक नाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टाब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। और अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे गैब्रियल एटल। चाड के प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो मैंने यहाँ पे आपको 2024 में सारे वो अपॉइंटमेंट क्लियर करा दिए हैं, रिवाइज करवा दिए हैं जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्रियों से संबंधित है। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सदानंद दात्ते को। तो याद रखना, भी केंद्र सरकार ने सदानंद वसंत दात्ते को अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? दिनकर गुप्ता का स्थान लिया है। अच्छा, इनके अलावा 2-3 नाम मैं आपको और बताऊंगा। 2-3 और अपॉइंटमेंट है, वो आपको इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पीयूष आनंद की बात करते हैं तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के अभी डायरेक्टर जनरल बने। एस सुरेश कुमार की बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ये डायरेक्टर जनरल बने। और राजीव कुमार शर्मा पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा रुको जरा, इसके अलावा अभी कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए 2024 में, वो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे याद रखना, ये लिस्ट में आप ही लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने। राहुल रसगोत्रा अभी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। अरविंद पनगड़िया सोल वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने। सेंथिल पांडियन विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत बने। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर संघ के अध्यक्ष बने। और रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने। ये तो यहाँ पे 10 और एक्स्ट्रा मैंने अपॉइंटमेंट आपको रिवाइज कराए, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में एवररेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पुरुषों की भाला फेंक में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है नीरज चोपड़ा। और अभी एवररेडी के जो सेल आते हैं ना, बस उसी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट बीपीसीएल ने अपने स्पीड पेट्रोल के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चलो आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी बने मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो महेंद्र सिंह धोनी से आपको याद आएगा। एक तो स्वराज ट्रैक्टर के ये बने थे। उसके बाद आपने देखा जियो मार्ट के बने, लेस के बने थे, एसबीआई के ये बने थे।
और चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था किसको? राजकुमार राव को। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया था। निर्वाचन आयोग ने किसे अपना दिव्यांग आइकॉन बनाया था? वो एक पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चरी प्लेयर है, उनका नाम आपको बताना है। बाकी अभी सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन को। और इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस प्लेयर है उनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उनके नाम है ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, और राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर है। बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुए थे उसमें ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली ये एक तो ड्रीम सेट गो के बने, त्रिपुरा पर्यटन के बने, अभी पश्चिम बंगाल के भी बन गए, बंधन बैंक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ऋतिक रोशन को। उसके अलावा प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को बनाया। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्वे एजुकेशन, उसने बनाया था ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को। बिस्लेरी की थी दीपिका पाडुकोन जो कि अभी हुंडई मोटर्स की भी बनी थी। बोट के बने थे रणवीर सिंह। और अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नरेंद्र कुमार यादव, ये एक आईआरएस ऑफिसर है। तो ये सब ध्यान में रखना, सारे न्यूज में थे प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूपीएससी में किसे निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हंसा मिश्रा को। तो हंसा मिश्रा, इनको अभी संघ लोक सेवा आयोग का डायरेक्टर बनाया गया है, इनका नाम याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है तो आंसर करना चार्ल्स कॉर्नवालिस को, क्योंकि उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण मॉडर्निफिकेशन किया था। यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आपको इसके बारे में बताएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। आप जानते हो अभी अजय माणिक राव खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल बने थे। और अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने। और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, जिसमें सबसे ज्यादा तो ये है अजय माणिक राव का और अरविंद पनगड़िया जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे के रूप में मनाया जाता है। 2019 से हर साल हम ये दिन मनाते आ रहे हैं और इस साल भारत में विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया और इसके लिए हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला को चुना गया। और कबड्डी से आपको याद आएगा अभी प्रो कबड्डी लीग 2024, इसको जीता किसने? पुणेरी पल्टन ने जीता हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके। अभी जो पिछले साल एशियन गेम्स 2022 हुए थे जो कि 2023 में हुए थे, 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में, उसमें भारतीय पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम दोनों ने गोल्ड जीता था। और याद रखना 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड में होंगे। और साथ में याद रखना अभी भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन ये दुबई में हुआ था और उसमें विजेता रहा था उमा कोलकाता। अच्छा, कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो वैसे तो 12 प्लेयर होते हैं देखो, लेकिन कोर्ट में आप देखोगे तो 7 प्लेयर होते हैं, बाकी 5 रिजर्व होते हैं। अब ऐसे इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, चलो आपके मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं रिवाइज करा दूं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस हो गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हो गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस हियरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को गौरैया दिवस। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अभी 24 मार्च को एक टीबी डे भी आपने मनाया था।
और अभी कबड्डी डे भी 24 को मनाया, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ढोल जात्रा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो ढोल जात्रा या फिर इसे आप ढोल उत्सव भी कह दो, ये रंगों का त्योहार है। जैसे कि उत्तर भारत में हम कहते हैं ना होली, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ये ढोल जात्रा महोत्सव है, जो कि वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और माते राधा को समर्पित होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। ढोल जात्रा महोत्सव ये पश्चिम बंगाल का बड़ा फेमस फेस्टिवल है, इसे ध्यान में रखना है आपको। चलो आओ कुछ और इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बंगस वैली महोत्सव हो गया, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल भी यहीं पे हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल भी यहीं का है। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे? पारसी समुदाय से। मक्खन महोत्सव अंडूरी ये मनाया गया उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार ये उड़ीसा का हो गया। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना का हो गया। तेलंगाना का बथुकम्मा भी बड़ा फेमस होता है और जिसे आप फूलों का त्योहार भी कहते हो। बोनालू उत्सव भी होता है यहाँ पे। चचिन चराई महोत्सव या अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लेकिन याद रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो वो नागालैंड का हो गया। केर पूजा उत्सव त्रिपुरा का हो गया। बिहू महोत्सव असम का हो गया। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये मनाया गया गोवा में। और एंथुरियम महोत्सव हो गया मिजोरम का। नाडा हब्बा दशहरा महोत्सव, मतलब कर्नाटक में जो दशहरा मेला होता है ना, उसे नाडा हब्बा कहा जाता है, ये कर्नाटक का है। और बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे को किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर के ये फ्लैश पे को लॉन्च किया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इससे फायदा क्या होगा? इससे आप संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे। और इसमें यह कहा गया कि इसकी मदद से आप बिना पिन के 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाओगे, पेमेंट कर पाओगे। और एक दिन में इसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आप पेमेंट कर दो 5-5 हजार रुपए के स्लॉट में बिना पिन के। अच्छा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के इस यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था दुनिया का, तो आंसर होगा नेपाल। और यूरोप का पहला देश पूछेंगे तो आंसर करना फ्रांस। और अगर पूछूं अभी किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस वियरेबल रिंग को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। वैसे फेडरल बैंक की हम बात करते हैं, स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर है अलवा केरल में। एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन और इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया, तो आंसर होगा इंडिगो। तो अभी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 दिए गए कहां पे? ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और इसमें एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? इंडिगो कंपनी को मिला है। आप जानते हो ये भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है और इसकी डेली 2000 फ्लाइट्स उड़ान भरती है। ये एक बजट एयरलाइन कही जाती है क्योंकि सस्ती और सुलभ होती है, तो इसमें सब बैठते हैं। बाकी वैसे आप देख सकते हो और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, सब विदेशियों को दिए गए। हमारे काम का यही है, तो आप ये याद रखना कि एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? इंडिगो को मिला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स में आपको अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पूछे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो अमृतसर में है। गोपीनाथ बारदोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा असम के गुवाहाटी में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको मिलेगा वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो अयोध्या एयरपोर्ट था ना, उसी का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। वैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट ये आपको नोएडा यूपी में मिलेगा। अगर पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो चांगी एयरपोर्ट है जो आपको मिलेगा सिंगापुर में। तो याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप का आयोजन ये कहां पे होगा, तो आंसर होगा श्रीलंका में होगा। तो याद रखना कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के
तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अनुसार श्रीलंका में अभी 19 जुलाई से वुमेन क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? श्रीलंका में। अच्छा, आपको याद होगा अभी 2024 में जो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली में ये भी पहले श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आपको याद होगा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया था, इस कारण से उससे मेजबानी छीन ली गई और साउथ अफ्रीका में फिर ये हुआ। और अगर पूछे उसको जीता किसने था तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उप विजेता रहा था। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डायना एडुल्जी है। अभी सीके नायडू अवार्ड मिला था किसे? रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। और अगर पूछे अभी किस क्रिकेटर को अभी अर्जुन अवार्ड मिला? मोहम्मद शमी को मिला। वैसे तो टोटल 26 को मिला है, उसमें से एक क्रिकेटर है ये। और अभी याद रखना 2023 के लिए अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली? पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और 2023 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड किसे मिला? तो ये नेट साइवर को मिला है, जो कि इंग्लैंड की है। उसके अलावा अभी विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? हरियाणा ने जीता, राजस्थान को हराया था। और रणजी ट्रॉफी 2024 को किसने जीता? मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे म्यांमार में सॉरी क्या पूछ रहे हैं कि किसे म्यांमार में भारत का राजदूत बनाया गया? तो आंसर होगा अभय ठाकुर को। तो सिंपल से याद रखना है अभय ठाकुर का नाम। और इनको अभी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है। म्यांमार में अभी दिखाता हूं आपको मैप में, लेकिन उससे पहले ये देखो ऑप्शंस। एएस राजीव ये भी सतर्कता आयुक्त बने। किशोर कुमार मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष बने। और वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। अब आप देखो मैप में ये रहा म्यांमार। आप कहोगे इसकी कैपिटल होती है नेपिटो, करेंसी है म्यांमार क्यात। और भारत के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आ जाता है। टोटल इंटरनेशनल जो बाउंड्री लगती है कितनी लगती है, कितनी लंबी है? 1640 किलोमीटर। और आपको पता है इन दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है वहां पे हम तारबंदी भी कर रहे हैं, बाड़बंदी भी कर रहे हैं। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन में मैंने आपकी कोई कमी नहीं रखी है। ऐसा मत समझना कि तबीयत खराब है तो कोई कमी रखी हो। हाँ, बस ये आवाज का इशू हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, पूरा चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आवाज उतनी मीठी नहीं लगेगी जैसे नॉर्मल होती है, लेकिन हाँ आपको शब्द समझ में आ रहे होंगे, इतना मैं श्योर हूं। बाकी तो आप लोग बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया, प्लीज वीडियो कुछ लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 7000 लाइक का, तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिए। और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब तो के साथ में स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन में आपको करवा देता हूँ। और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे उसमें। मैं कैसे भी करके कहीं भी फंसा हुआ हूँ या कोई भी मुसीबत में होता हूँ तो वीडियो में जरूर लेकर के आता हूँ। देर सवेर हो जाती है तो जब मैं वीडियो मिस नहीं कर रहा, कोई भी मुसीबत होते हुए भी, तो आपको भी मिस नहीं करने। क्या पता एक वीडियो अगर आप मिस कर दो तो आप सोचो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर उसी में से प्रश्न आ गया तो बहुत दुख होने वाला है कि यार सारे वीडियो पढ़ ले, सिर्फ एक ही छोड़ा था और उसी में से प्रश्न आ गया, किस्मत खराब है। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। फिर पूछा अभी कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होगा? सऊदी अरब। फिर पूछा विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को। फिर पूछा शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। फिर पूछा अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया कौन सा बना? तो मुंबई। और अभी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सक्षम। फिर आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के बीच में स्थित क्षुद्र ग्रह 2005 EX-296 का नामकरण किया? तो पंडित जयंत मूर्ति। फिर पूछा अभी मोदी जी ने किस देश में गयाल सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? कहाँ पे? भूटान में।
और फिर पूछा अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीता? कार्लोस सेंज ने, फेरारी के ड्राइवर है। और आखिरी प्रश्न था कि असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 189 नंबर का। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा कासरगोड, जो कि है केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।